बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डिसलोकेशन थ्योरी। ठीक है, आज से हम एलिमेंट्स ऑफ डिसलोकेशन थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ जो टाइटल है स्ट्रेंथ ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, हमारे साथ पहला टाइटल है स्ट्रेंथ ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए गिवन मटेरियल वाज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेस लेवल अबव विच स्ट्रेंस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। हमने प्रोपोर्शनल लिमिट डिस्कस किया था, हमने इलास्टिक लिमिट डिस्कस किया था, हमने यील्ड पॉइंट, हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट से जब एक्सीड हो जाए तो हमारे साथ इसको हम इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये दोबारा एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं पहुंचता। ठीक है, कंसिडर एटम मोमेंट्स अलोंग ए पार्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। ठीक है, जब आपके साथ एक क्रिस्टल है उस पर आप लोड अप्लाई करते हैं तो वो एक ख़ास प्लेन पे, एक ख़ास क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे ये स्लिप या मोमेंट या डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है कंसिडर एटम मोमेंट्स अलोंग ए पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन लीडिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर हाफ ऑफ ए क्यूब रिलेटिव टू द बॉटम। ठीक है, ये हमारा स्लिप फिनोमेना है और ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ये मौजूद है। ठीक है, तो इस स्लाइड में है, अगर आपके साथ ये क्रिस्टलोग्राफिक, ये हमारे साथ एक क्रिस्टल है, ये वाला, ये जो आपको नज़र आता है ये एक क्रिस्टल है और इस पोजीशन पे, इस प्लेन पे, इस जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन ये जो आपको नज़र आता है इस प्लेन पे स्लिप होता है। ठीक है, जब हम इस पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस की वजह से ये स्लिप होता है। अगर इधर आप लोग देख लें तो आपको इसका स्लिपिंग, ठीक है, वन प्लेन ये बॉटम प्लेन है, ये बॉटम सरफेस है और ये अपर सरफेस है, टॉप सरफेस है। ठीक है, तो इस टॉप सरफेस और इस बॉटम सरफेस के दरमियान रिलेटिव मोशन होता है और इसको हम स्लिपिंग या स्लिप फिनोमेना कहते हैं। इस तरह अगर आप इसको देख लें, इसकी ये ए डैश बॉन्ड है, ठीक है, मुख्तलिफ एटम्स के साथ मुख्तलिफ बॉन्ड होते हैं। इस तरह ये बी डैश बॉन्ड है, जब सी डैश, ये सी डैश बॉन्ड है, ये हमारे साथ डी डैश बॉन्ड है। ठीक है, तो जब शेयर फोर्स अप्लाई होता है तो ये पोजीशन स्लिप होता है। ठीक है, ये प्लेन हमारे साथ स्लिप होता है ओवर दिस प्लेन। ठीक है, तो हमारे साथ जब ये स्लिप होता है तो ये ए बी की पोजीशन पे आता है, बी हमारे साथ सी की पोजीशन पे आता है, इस तरह सी हमारे साथ डी की पोजीशन पे, और इस तरह ये स्लिपिंग होता है, आखिरी सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इधर हमने लिखा है कंसिडर एटम्स मोमेंट अलोंग ए पर्टिकुलर crystallographic plane leading to displacement of the upper half of a cube relative to the bottom। ठीक है, तो फिगर में मैंने आपको ये स्लिप दिखा दिया। ठीक है, एटम ए इज मूव टू पोजीशन बी। ठीक है, जब ये स्लिप होता है तो एटम ए, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया कि ए बी की पोजीशन पे जाता है, इस तरह एटम बी टू पोजीशन सी ETC, बी सी की पोजीशन पे जाता है, इस तरह सी डी की पोजीशन पे आ जाता है। ए सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन ऑफ ऑल एटम्स ऑन द स्लिप प्लेन मस्ट अकर। ठीक है, since this would involve simultaneous rupture of all the interatomic bonds across slip plane। रप्चर एटॉमिक बॉन्ड का क्या मतलब है? रप्चर ऑफ एटॉमिक बॉन्ड का मतलब ये है ए डैश के दरमियान एटॉमिक बॉन्ड है, बी डैश के दरमियान, सी डैश के दरमियान, डी डैश, जब ये सिमल्टेनियसली स्लिप होता है, ठीक है, तो ए डैश बॉन्ड रप्चर होता है, इस तरह बी सी की पोजीशन पे जाता है तो बी डैश बॉन्ड रप्चर होता है, इस तरह सी डी की पोजीशन पे जाता है तो सी डैश जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इसमें फ्रैक्चर आता है। ठीक है, इसलिए इधर लिखा है दिस वुड इन्वॉल्व सिमल्टेनियस रप्चर ऑफ ऑल द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स acting across the slip plane, e.g. bond A dash, B dash, C dash etc. The necessary stress would have to be larger। ठीक है, the exact shape of the energy curve depends on the nature of the इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये आगे स्लाइड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे साथ एनर्जी कर्व कैसी आएगी। ठीक है, ये पहला एक, अगर इस स्लाइड को आप देख लें तो इस स्लाइड में हमारे साथ
ये पहला, ये इस केस में ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये पहले फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जब इस पोजीशन पे आ जाए और ये स्लिप स्टार्ट हो जाए तो आखिरी पॉइंट हमारे साथ दूसरा स्लिप पोजीशन या इसी पॉइंट पे पहुंच जाए, किसी पॉइंट पे पहुंच जाए और ये स्लिप ख़त्म हो जाए तो उस पॉइंट को हम दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो इससे हम एनर्जी ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी करो नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है, ठीक है। ये स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्लिप होता है, ठीक है। और हमारे साथ एक और स्लाइड है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे साथ ये वाला स्लाइड है, ठीक है। इसमें ये इस स्लाइड को अगर आप लोग देख लें तो हमारे साथ इसमें ये एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करो है, ठीक है। तो हमारे साथ इस एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करो में हमारे साथ 3 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक हमारे साथ P है, एक हमारे साथ Q है और एक हमारे साथ R है, ठीक है। तो P पे हमारे साथ मिनिमम एनर्जी है और R पे भी हमारे साथ मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में आता है तो कम से कम एनर्जी की तरफ जाता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी पे हमारे साथ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, ठीक है। ये P हमारे साथ लोअर एनर्जी लेवल है, मिनिमम एनर्जी लेवल, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये R हमारे साथ मिनिमम एनर्जी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। क्यों पे हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन ये मेटा स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम इस तरह नहीं, ये मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है अगर उस पोजीशन पे हम थोड़ा भी इसको डिस्टर्ब कर लें तो ये इस पोजीशन को छोड़ता है और दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन P पे है, स्लिप स्टार्ट होने से पहले। जब से स्लिप स्टार्ट होता है हम शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट के बाद एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू होता है और ये इस कम से कम एनर्जी लेवल R पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका ये कम से कम एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो P इसका एनर्जी पोजीशन है, R इसका एनर्जी पोजीशन है और Q इसका मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और मेटा स्टेबल मैंने इधर डिफाइन किया है, द स्टेट इन विच ए सिस्टम रिमेन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इधर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एंड एनी स्लाइट डिस्टर्बेंस कॉजिंग द सिस्टम टू डिविएट फ्राम मेटा स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर थोड़ा भी हम इसको डिस्टर्ब कर ले तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पहुंचता है, ठीक है, छोड़ता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये करो है, एनर्जी करो, ठीक है। अब दूसरा हमारे साथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान करो है, ठीक है। तो जो एनर्जी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हमारे साथ उस पर लोड 0 होगा। ये P हमारे साथ एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पे फोर्स 0 है। ये Q हमारे साथ मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पे फोर्स 0 है। ये R हमारे साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पे R 0 है, ठीक है। दूसरा अगर हम देख लें इस 0 और B/4, ठीक है, इसके दरमियान हमारे साथ लोड पॉजिटिव है और इस पोजीशन और R के दरमियान हमारे साथ लोड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इसलिए है कि हमारे साथ इस तरफ PQ का स्लोप हमारे साथ पॉजिटिव है। एक्चुअली हमारे साथ फोर्स बराबर है लोड। अगर हम एनर्जी का स्लोप ले लें, फोर्स हमारे साथ बराबर है DE डिवाइड बाई DX, ठीक है। एनर्जी को अगर हम स्लोप ऑफ एनर्जी हमारे साथ क्या है, लोड है, ठीक है। तो इधर हमारे साथ एनर्जी का स्लोप पॉजिटिव है। अगर आप इसको देख लो PCQ तक तो ये स्लोप हमारे साथ पॉजिटिव है। इस तरह इसलिए फोर्स या लोड हमारे साथ पॉजिटिव है, ठीक है। और इस तरह इसका स्लोप निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव स्लोप है, इसलिए इधर हमारे साथ लोड या फोर्स हमारे साथ निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करो की मदद से हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो ड्रा किया है, ठीक है। ये हमारे साथ 0 से लेकर B तक है और ये हमारे साथ 0 से लेकर B तक है, ये B/4 है, ठीक है। इधर हमारे साथ ये 0 पे इक्विलिब्रियम में है, B/2 पे इक्विलिब्रियम में है, B पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फोर्स हमारे साथ 0 पे हमारे साथ 0 है, B/4 पे हमारे साथ मैक्सिमम है, B/2 पे हमारे साथ 0 है, ये पॉइंट हमारे साथ B/2 है, इधर हमने शो किया है, ठीक है। 3B/4 पे हमारे साथ मैक्सिमम है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और B पे हमारे साथ 0 है, ठीक है। तो इधर हमारे साथ एक फार्मूला है, ये हमारे साथ
एनर्जी कर्व पे और लोड कर्व होते। ठीक है, अब हमारे साथ ये फार्मूला है T इज इक्वल टू टी एम साइन 2πx डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो T हमारे साथ अप्लाइड शियर स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये स्लिप फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, T मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्ट्रेन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल का जितना मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्ट्रेस है। X हमारे साथ डिस्टेंस एटम्स आर मूव्ड। ठीक है, और B हमारे साथ डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब X क्या है और B क्या है। ठीक है, तो X और B मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ X से जितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, X हमारे साथ ये है, इस पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, तो ये पोजीशन हमारे साथ X है। और B हमारे साथ पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन और दूसरी इक्विलिब्रियम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ B है। अब वो एनर्जी कर्व से हमें क्लियर नज़र आता है, ये हमारे साथ एनर्जी कर्व है। ठीक है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये P और R के दरमियान ये पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली हमारे साथ B है। ठीक है, तो इस फार्मूले में जो फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया, तो फार्मूले में हमारे साथ सारी चीज़ें हमें पता है। ये हमारे साथ स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, और X हमारे साथ डिस्टेंस एटम्स आर मूव, जितना ये डिस्टर्ब हुआ, जितना ये स्लिप हो गया, वो हमारे साथ X है जो फिगर में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और B हमारे साथ डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे साथ P है कर्व में और दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे साथ R है, और तो P और R के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ B है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल अकर व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द क्यूब इज ट्रांसलेटेड ए डिस्टेंस ग्रेटर देन b/4 बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये स्लिप फिनोमेना में असल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो तब प्रोड्यूस होता है जब लोड b/4 डिस्टेंस को क्रॉस कर ले। इसका मतलब ये है ये हमारे साथ लोड है, ये फोर्स है। ठीक है, तो जब ये लोड b/4 इस डिस्टेंस को क्रॉस कर ले, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लोड जब इस पॉइंट पे पहुँच जाए मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, तो इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ। असल में हमारे साथ ये साइनोसाइडल कर्व है, तो एक्चुअली अगर हम ये कर्व मालूम करते हैं तो ये 100% इस तरह नहीं आते। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने साइनोसाइडल कर्व बना ली है। बाकी अगर हम एक्चुअल कर्व ड्रा कर ले तो इस तरह साइनोसाइडल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस मैक्सिमम लोड के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जुमला मैं आपको दिखाता हूँ, जुमला मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक deformation will occur when the upper part of the cube is translated a distance greater than b/4 because of an applied shear stress। ठीक है, तो जो shear stress हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये स्लिप प्रोड्यूस होता है, तो प्लास्टिक रीजन में तब जाएगा जब ये b/4 डिस्टेंस से ज़्यादा कवर कर ले, और b मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जब ये b/4 से को क्रॉस कर ले तो मैक्सिमम लोड b/4 पे हमारे साथ लोड मैक्सिमम है, तो इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन में जाएगा। For elastic strain, the shear stress may also be defined by Hooke's law। Hooke's law हमारे साथ है टाई इज इक्वल टू जी गेमा। टा हमारे साथ shear stress है, जी हमारे साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और गेमा हमारे साथ shear strain है। ठीक है, the shear strain may be approximated for small value by gamma is equal to x/a। तो x पहले हमने डिफाइन किया और a हमारे साथ टोटल लेंथ ऑफ द क्रिस्टल है। ठीक है, एक्चुअली हमारे साथ a टोटल लेंथ ऑफ द क्रिस्टल है। ठीक है, ये हमारे साथ a है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ x है। ठीक है, और ये टोटल लेंथ हमारे साथ a है। ठीक है, ये मैंने बताया b भी ये है। ठीक है, अक्सर क्रिस्टल में हमारे साथ a और b बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे साथ a है और ये हमारे साथ इस केस में हमारे साथ ये डिस्टेंस b है बिटवीन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये डिस्टेंस हमारे साथ x है। ठीक है, तो x डिवाइड बाई a हमारे साथ क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो गेमा इज इक्वल टू x/a, ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो अगर हमारे साथ इक्वेशन 2.1 हमारे साथ था, 2.1 मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन 2.1 मैं आपके सामने लिखता हूँ, टाई इज इक्वल टू
टी एम साइन 2 पाई बी साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई बी। और स्मॉल थीटा के लिए हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लेते हैं, तो साइन हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2 पाई एक्स डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे साथ ये है जो पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। एक हमारे साथ गेमा इज इक्वल टू एक्स बाई ए है और एक हमारे साथ टाई इज इक्वल टू जी वाई। तो अगर ये इक्वेशन टी की ये वैल्यू और गेमा की ये वैल्यू हम इधर पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2.2 में, ठीक है, ये 2.1 है, ये 2.3 है, तो 2.1 और 2.3 की वैल्यू अगर हम 2.2 में पुट कर लें तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया जी एक्स बाई ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी एम 2 पाई एक्स डिवाइड बाई बी। ये हमने इक्वेशन 2.1, 2.2 और 2.3 हमने कंबाइन कर दिया, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमारे साथ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ ये इक्वेशन इस तरह बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे साथ इस स्लाइड में इस तरह बनेगा, टी एम इज इक्वल टू जी बी डिवाइड बाई 2 पाई ए। ठीक है, और मैंने बताया कि एक्स क्रिस्टल में ए और बी हमारे साथ बराबर होते हैं, तो जब ए और बी एक दूसरे के बराबर हो तो ए और बी एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, तो टी एम हमारे साथ बराबर है जी डिवाइड बाई 2 पाई का। ठीक है, तो हमारे साथ टी एम मालूम हो गया विच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल है हमारे साथ। टेबल में हमारे साथ मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ये टेबल बुक में मौजूद है, टेबल 2.1 है। मुख्तलिफ मटीरियल के जी डिवाइड बाई 2 पाई जो अब हमने मालूम किया टी एम, उसकी वैल्यूज़ गीगा पास्कल में और PSI में गिवन है। इस तरह यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ मेगा पास्कल और PSI में गिवन है। ठीक है, इस तरह टी एम डिवाइड बाई टी थ्योरेटिकल डिवाइड बाई टा शेयर स्ट्रेस एक्सपेरिमेंटली हमारे साथ इसकी वैल्यूज़ इस टेबल में मौजूद है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमारे साथ इस टेबल में मौजूद है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड डिसलोकेशन की तरफ जाते हैं। तो जो असल में जो स्लिप हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली हम इस डिसलोकेशन पॉइंट की तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो डिसलोकेशन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ये एक डिफेक्ट है जो स्लिप फिनोमेना की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इधर मैंने डिफाइन किया है, ए डिसलोकेशन एज ए लेटेस्ट लाइन डिफेक्ट दैट डिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्लिप्ड एंड अनस्लिप पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, जो स्लिप और अनस्लिप पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल के दरमियान जो लाइन डिफेक्ट जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारे साथ पिछले एक स्लाइड था, ये स्लाइड मैं आपको शो करता हूँ, ये वाला स्लाइड। ठीक है, अब इन दो पोर्शन को देख लें, ये हमारे साथ अनस्लिप वर्ड पोर्शन है और ये हमारे साथ स्लिप्ड पोर्शन है। तो इस अनस्लिप्ड और स्लिप्ड के दरमियान जो ये डिफेक्ट आपको नज़र आता है, ये आपके साथ एक्चुअली डिसलोकेशन है। तो इसलिए इधर डिफाइन किया है, इसलिए हमने इधर डिफाइन किया है दे डिसलोकेशन एज ए लेटेस्ट लाइन डिफेक्ट दैट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन स्लिप्ड and unslipped portion of the crystal. Two basically different dislocation can be identified. ठीक है, तो डिसलोकेशन हमारे साथ एक डिफेक्ट है जो स्लिप्ड और अनस्लिप्ड पोर्शन के दरमियान प्रोड्यूस होता है, और स्लिप्ड और अनस्लिप्ड पोर्शन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अब हमारे साथ दो किस्म के डिसलोकेशन है, एक हमारे साथ एज डिसलोकेशन है और एक हमारे साथ स्क्रू डिसलोकेशन है। तो एज डिसलोकेशन जब हमारे साथ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मौजूद हो एटम्स के अरेंजमेंट में, ठीक है, और ये डिसलोकेशन हमारे साथ हर मटेरियल में मौजूद है। ठीक है, हर मटेरियल में हाफ प्लेन होता है, कोई भी मटेरियल हमारे साथ परफेक्ट नहीं है, ये हाफ एज हर मटेरियल में मौजूद है। जिस तरह मैं आपको एक अरेंजमेंट ऑफ एटम शो करता हूँ इधर। ठीक है, अगर इस अरेंजमेंट को आप देख लें तो ये डी अरेंजमेंट ऑफ एटम ये कंप्लीट है, इस तरह ये सी हमारे साथ कंप्लीट है, इस तरह ये बी हमारे साथ कंप्लीट है, इस तरह बी डैश कंप्लीट है, इस तरह सी डैश हमारे साथ कंप्लीट है, इस तरह डी डैश कंप्लीट है। अगर एस को देख ये कंप्लीट, ये हाफ प्लेन है, इसके नीचे एटम्स नहीं है, मतलब ये हाफ प्लेन है। तो अगर इधर हम शेयर फोर्स लगा लें, ठीक है, तो इस प्लेन में इधर कंप्रेशन, इसको ये कंप्रेस हो गया है और ये इधर टेंसाइल
ये एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गया है और इस नीचे वाले हिस्से में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे साथ एज डिसलोकेशन है, ठीक है, कि ये हाफ प्लेन मौजूद है। तो इस हाफ प्लेन की वजह से इस जगह कंप्रेस डिफॉर्म होता है, ये कंप्रेस होता है, ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो ये डिसलोकेशन फिर मोमेंट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। सिर्फ मैं डिसलोकेशन की डिफिनेशन बता रहा था, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन इज एक्चुअली द एज ऑफ द एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, जो मैंने आपको दिखा दिया। एटम शोन इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल is compressed on either side of the half plane, while the region below the dislocation experience considerable dilation expansion, ठीक है। तो जब हमारे साथ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मौजूद हो, उस पर हम शेयर फोर्स अप्लाई कर लें, तो एक हिस्सा हमारे साथ कंप्रेस होता है और उसका अपर पोर्शन हमारे साथ एक्सपेंड होता है, उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द बॉटम एज ऑफ द हाफ प्लेन शो डिफाइन एज ए पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। तो हमारे साथ एक पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है और एक हमारे साथ निगेटिव एज डिसलोकेशन है। तो अगर हाफ प्लेन बॉटम में हो, मतलब अगर ऊपर वाला हिस्सा खाली हो, एटम्स ना हो, और हाफ प्लेन बॉटम में हो, तो हमारे साथ वो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन होगा। अगर हाफ प्लेन ऊपर हो और बॉटम प्लेन में एटम्स ना हो, तो हमारे साथ वो नेगेटिव एज डिसलोकेशन होगा। तो हमारे साथ एज डिसलोकेशन दो किस्म के हैं, एक हमारे साथ पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है और एक हमारे साथ निगेटिव एज डिसलोकेशन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो इस स्लाइड में द लोअर हाफ ऑफ द क्रिस्टल द रीजन ऑफ लोकलाइज कंप्रेशन, जिसमें लोकलाइज कंप्रेशन, जहाँ पे कंप्रेशन मैंने बता दिया कि जब शेयर फोर्स अप्लाई होता है तो एक हिस्सा में कंप्रेशन प्रोड्यूस है, दूसरे हिस्से में टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो द लोअर हाफ ऑफ द क्रिस्टल द रीजन ऑफ लोकलाइज कंप्रेशन एंड डायलेशन, डायलेशन क्या है, एक्सपेंशन है, वुड बी रिजर्व इन द डिसलोकेशन लाइन डिफाइन एज ए निगेटिव एज डिसलोकेशन। ये असल में पॉजिटिव एज डिसलोकेशन का अपोजिट है, ठीक है। इसी केस में हमारे साथ बॉटम वाले हिस्से में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और टॉप वाले हिस्से में टेंशन प्रोड्यूस होगा या डायलेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस किस्म के डिसलोकेशन को हम नेगेटिव एज डिसलोकेशन कहते हैं। A crystal contain both positive and negative edge dislocation lying on the same plane. Their combination would result in mutual annihilation and the elimination of two high energy region of lattice distortion। मतलब अगर एक क्रिस्टल में हमारे साथ एट ए टाइम पॉजिटिव डिसलोकेशन और नेगेटिव डिसलोकेशन दोनों मौजूद हो, तो हमारे साथ फेलियर बहुत जल्द आता है, बहुत जल्द ये क्रिस्टल फेल हो जाता है, इसमें इनहिलेशन और डिस्टॉर्शन बहुत जल्द ही आता है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ एन एज डिसलोकेशन एंड इट्स रूल एंड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। द बर्गर सीरीज ऑफ एटम टू एटम स्टेप्स along lattice vector that generate a closed loop about any location in the lattice, ठीक है। तो मैं आपको बर्गर सर्किट शो करता हूँ, ठीक है। इधर हमारे साथ अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप गौर से देख लें तो इधर हमें एक लूप नजर, ये लूप सी से स्टार्ट हुआ है, ये लूप है सी से स्टार्ट हुआ है, इस तरह आया है, ठीक है, ये इस तरह आया है, ठीक है, और यहाँ दोबारा सी तक पहुँच गया है, ठीक है। तो हमारे साथ ये एक क्लोज लूप है और इसको हम इस क्लोज लूप को हम बर्गर सर्किट कहते हैं, ठीक है। और ये बर्गर सर्किट हमारे साथ, इसमें एक हमारे साथ बर्गर सर्किट है और एक हमारे साथ बर्गर वेक्टर है, ठीक है। तो बर्गर वेक्टर हमारे साथ है ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। तो हमारे साथ ये पॉइंट इधर है, ठीक है, ये लाइन हमारे साथ एक्चुअली इधर है, ठीक है। तो जब हमने इस पे शेयर लोड अप्लाई किया तो ये पोजीशन यहाँ पे आ गया है, इतना डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो इस पोजीशन से ये एक्स का मतलब ये है कि एक्चुअल पॉइंट इसका ये है और इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है। तो ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हुआ है उस डायरेक्शन में हमने इधर एक एरो लगाई है, इधर ये एक एरो है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम बर्गर वेक्टर कहते हैं, ये पूरी लूप को हम बर्गर सर्किट कहते हैं। और जिस अलॉन्ग डिसलोकेशन लाइन जब ये डिस्टर्ब हुआ है
ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में हम एक एरो लगाते हैं और इस वेक्टर को हम बर्गर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये बर्गर वेक्टर इसी केस में जो हाफ प्लेन है उसके जहाँ पे डिस्लोकेशन फिनोमेना है उसकी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में है और ये एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में है। तो इसी केस में एज डिस्लोकेशन में हमारे साथ बर्गर वेक्टर और डिस्लोकेशन, जो एज डिस्लोकेशन है वो एक दूसरे की नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारे साथ बर्गर सर्कट है और बर्गर वेक्टर। तो दोबारा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। The moment of an edge dislocation and its rule in the plastic deformation process. The Burger circuit is a series of atom-to-atom steps along lattice vector that generate a closed loop about any location in the lattice. कहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। एन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ B as its orientation relative to the dislocation line. For the edge dislocation, B is oriented normal to the line defect. बर्गर वेक्टर और डिस्लोकेशन के दरमियान 90 डिग्री एंगल एक दूसरे के नॉर्मल होंगे, ठीक है। जो फिगर में आपको क्लियर नज़र आता है, ठीक है। ये हमारे साथ मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ ये बर्गर वेक्टर है, ये B, ये बर्गर वेक्टर है और ये डिस्लोकेशन है, ठीक है। तो ये बर्गर वेक्टर और डिस्लोकेशन एक दूसरे की नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरा हमारे साथ है मोमेंट, डिस्लोकेशन मोमेंट, मतलब डिस्लोकेशन हमारे साथ मोमेंट करता है और आखिरी सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को आप गौर से देख लें, ठीक है, तो इस डायग्राम में हमारे साथ, इस अरेंजमेंट ऑफ एटम में हमारे साथ इधर हाफ प्लेन है, इस पोजीशन पे ये हाफ प्लेन है, इसके नीचे आपको कोई प्लेन नज़र नहीं आता। ये हिस्सा बॉटम वाला हिस्सा कंप्रेस हुआ है और ये वाला हिस्सा एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। तो इधर हमारे साथ डिस्लोकेशन इस पोजीशन पे मौजूद है, ये हाफ प्लेन इधर है, ठीक है। जब इस पे हमने शेयर फोर्स अप्लाई किया तो डिस्लोकेशन इस मोमेंट से यहाँ आ गया। अगर आप इधर देख लें तो डिस्लोकेशन ने मोमेंट किया है, मतलब इस पोजीशन से हमारे साथ इस पोजीशन पे। फिर आप लोड अप्लाई करते हैं फर्दर तो डिस्लोकेशन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर आप लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा, फिर आप लोड अप्लाई करते हो आखिरी सरफेस तक ये पहुँच जाएगा। इधर अगर आप लोग देख लें आखिरी ग्राफ को तो डिस्लोकेशन आखिरी पोर्शन को पहुंच गया है, ठीक है। तो डिस्लोकेशन मोमेंट तब ख़त्म होगा जब ये आखिरी सरफेस तक ये पहुंच जाए, ठीक है। दरमियान में ये रुक नहीं सकता, ये डिस्लोकेशन मोमेंट कंटिन्यू होगा जब ये आखिरी सरफेस तक पहुंच जाए और मटेरियल हमारे साथ कम्प्लीटली फेल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिस्लोकेशन मोमेंट है। आप लोड अप्लाई करते हैं तो डिस्लोकेशन यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ आखिरी सरफेस तक पहुँच जाएगा। याद रखिए हमारे साथ एक मटीरियल में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्लोकेशन हाफ प्लेन होते हैं। इस तरह नहीं होता कि सिर्फ एक हाफ प्लेन होता है, ये तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए शो किया है कि इधर एक हाफ प्लेन है, वरना हमारे साथ एक मटेरियल में इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हाफ प्लेन होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्लोकेशन इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये भी वही डिस्लोकेशन इसमें शो किया है, इसको अगर आप लोग देख लें तो इस स्लाइड में भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्लोकेशन शो किए हैं। हमारे साथ ये बर्गर वेक्टर बी है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये हाफ प्लेन्स है, ठीक है। और ये ए बी, अगर आप इसको देख लें ये दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ पे स्लिप प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, ठीक है। इस पर आप लोड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में तो हमारे साथ इसमें स्लिप प्रोड्यूस होता है और ये डिस्प्लेस होता है और डिस्लोकेशन फिनोमेना इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये पहला टाइप्स था एज डिस्लोकेशन। मैंने आपको बताया जब एज डिस्लोकेशन हाफ प्लेन की वजह से प्रोड्यूस होता है। हर किस्म एक मटेरियल में परफेक्ट नहीं है, हर मटेरियल में हाफ प्लेन्स मौजूद होते हैं। अगर कोई भी मटेरियल आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक कर ले, उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट आप देख ले तो कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं है, हर मटेरियल में हाफ प्लेन मौजूद है और एज डिस्लोकेशन इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला टाइप हमारे साथ एज डिस्लोकेशन था। दूसरा हमारे साथ स्क्रू डिस्लोकेशन है जो हम इस लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे।